चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो हमने आज बेसिकली स्टडी करना है, वो है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। इससे ऊपर तक जो है हम लोग पढ़ चुके थे। कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर जो है लाइमन सीरीज और बाउमर सीरीज का, वो हमने लास्ट में पढ़ लिया था, क्लास में आपको करवा दिया था। अब चूंकि आज जो है वो हमने छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है, और इसकी अहमियत ये है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकता है। एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग के तौर पर नाम दिया है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 5 के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि कोई भी इस चैप्टर का टॉपिक ये सोच के नहीं छोड़ देना कि ये तो पेपर में आना ही नहीं है। जो आपको लग रहा है कि ये शॉर्ट में आएगा, वो हो सकता है लॉन्ग में आ जाए। जो आपको लग रहा है लॉन्ग में आना है, हो सकता है वो शॉर्ट में आ जाए। पिछले 2 सालों से 21, 22 के पेपर आगे देखेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि इस चैप्टर की हमने पेज नंबर को भी नहीं छोड़ा। अच्छा, अब बोहर का जो मॉडल था, बेसिकली बोहर ने अपने मॉडल में क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। पहली लाइन में बुक में वो लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि लास्ट में जब हमने एनर्जी की वैल्यूज कैलकुलेट की थी, एनर्जी इक्वेशन के लास्ट पे पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिर उन दोनों ऑर्बिट्स में एनर्जी का डिफरेंस क्या है, वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। उससे हमें ये आइडिया हुआ था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ने पहला शेल छोड़कर दूसरे शेल में जाना है तो उसको कितनी एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। अगर उसने दूसरे से पहले में वापस आना तो उसे कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ये बात हम बोहर की एनर्जी वाली जो क्वेश्चन थी उसकी मदद से अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। गर्ल्स ये बोहर ने क्या बताया, बोहर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया, और फाइनली उसने हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। ये लेक्चर आपको याद होगा जिसमें हमने इस तरह की कुछ लाइंस ड्रा की थी, ठीक है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उसमें मैंने बताया था 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आपको याद होगा, व्हाइट बोर्ड में हमने उसको पढ़ा था। तो उसने हमें हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा के बारे में बताया। हाँ, अब उसकी खामियां क्या थी? सबसे पहली जो खामी थी, अब ये जो डिफेक्ट्स हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल के, आपने इसकी हेडिंग बना लेनी है, हेडिंग बना के इसको याद करना है। अब ये जो पहला डिफेक्ट है, इसकी हेडिंग क्या बनती है? मैंने यहाँ पे इसकी हेडिंग लिखी हुई है, लेकिन आपको लगेगा जैसे नहीं लिखी। क्यों? इसकी हेडिंग बनती है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हेडिंग दें, उसके बाद लिखें कि बोहर कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या है? क्लास में बोहर का मॉडल पढ़ते हुए ये बात डिस्कस हुई थी। मैंने आपको बताया था कि बोहर की ज्यादातर जो वर्किंग है वो सारी की सारी है हाइड्रोजन एटम के ऊपर। हाइड्रोजन एटम एक ऐसा एटम जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो बोहर की जो मॉडल है, इसकी जो थ्योरी है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ उन एटम या उन सब्सटेंसेस के ऊपर जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ना, अब यहां पे मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन एटम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको उसने एक्सप्लेन किया, बट हीलियम को नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर आपको याद हो कितना होता है? 3। तो इसके पास है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी बोहर की थ्योरी हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एटम के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम को जो है ना देख ली थी। अच्छा, अब ये भी हम कह सकते हैं कि बोहर ने जो है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऐसे एटम जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर बोहर का कांसेप्ट अप्लाई नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ जो है यू कैन से कि वो यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी ऐसे एटम जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। अगर मैं यहां से मल्टी हटा के मैं यहां पे लिखूं यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। अब यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सबसे पहले क्या लिखूंगा? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब मैं हीलियम लिखूंगा, हीलियम को मैं यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैसे लिख सकता हूं? हीलियम को मैं यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इस सेंस में लिख सकता हूं, मैं इसके ऊपर +1 चार्ज ले आऊं। कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका? 2 प्लस आ गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास आएंगे? एक इलेक्ट्रॉन से यूज कर दिया तो इसके कितने रह गए? 1। इसका मतलब He+ को हम यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लिख सकते हैं। फिर लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। अब अगर मैंने इसको यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसके ऊपर? +2। इसी तरह बेरिलियम को अगर मैंने यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लिखना है तो मुझे इसके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? +3। इसका मतलब इन इसको एक्सप्लेन किया बोहर ने। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऐसे एटम जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दिस वाज द फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। दूसरा क्या है?
दूसरे डिफेक्ट की आप आईडी में फाइन स्ट्रक्चर, ये क्या होता है फाइन स्ट्रक्चर, अभी हम इस चीज को पढ़ते हैं कि जब हम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर, एक ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर जिसकी पावर बड़ी ज्यादा है, जिसकी स्ट्रेंथ जो है उसकी रिजॉल्विंग पावर उसकी बहुत ज्यादा है। हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जब आप किसी लाइन स्पेक्ट्रम को देखते हैं, जब आप किसी लाइन स्पेक्ट्रम यानी किसी लाइन स्पेक्ट्रम की किसी एक आधी लाइन को आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो जो लाइन है किसी लाइन स्पेक्ट्रम की वो मुश्तमिल है किसके ऊपर, सेवरल लाइंस के ऊपर, ठीक है। एक लाइन वो बेसिकली एक नहीं है, वो एक से ज्यादा लाइन पर मुश्तमिल है। इसको डायग्रामेटिकली अगर आप जरा समझने की कोशिश करें तो ये स्ट्रक्चर जो है आपने ये डायग्राम पढ़ी होगी ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जिसमें हमने लाइनमैन सीरीज, बाबर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पास्कल सीरीज, बफर सीरीज, ये सारी इनको हमने डिस्कस किया था। उसमें से मैंने ये लाइनमैन सीरीज की 3 लाइनें जो है यहाँ पर ड्रा की हुई है। तो अब ये डिफेक्ट क्या है, बोहर के मॉडल में ये डिफेक्ट है कि बेसिकली जो हमें लाइन सिंगल नजर आ रही थी ना, सिंगल लाइन, वो सिंगल नहीं है, वो मल्टीपल लाइंस पर मुश्तमिल है, वो सेवरल, वो मुतअद्दिद दूसरी लाइंस पर मुश्तमिल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इस पहली लाइन की बात करूं जो चौथे शेल से पहले शेल में वापस आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी इस तरफ से जो पहली लाइन है इस पे फोकस करें आप, तो आप गौर करें कि यहां पे मैंने इस ब्लू लाइन के साथ 3 ग्रीन लाइंस भी निकाल दी हुई। इसको कह सकते हैं कि एक लाइन जो है वो बेसिकली एक नहीं है, वो और भी लाइनों पर मुश्तमिल है। तो ये अच्छा, इसी तरह मैंने जो दूसरी लाइन है अगर आप इस पे फोकस करें तो इसमें भी मैंने ब्लू लाइन के साथ ग्रीन मार्कर के साथ जो है वो कंपोनेंट लाइन ड्रा कर दी है। यानी एक लाइन है ब्लू लाइन, उसकी कंपोनेंट लाइन आगे मैंने ग्रीन कलर में ड्रा की हुई है कि आप यहां पे देख सकते हैं। इस तरह का होता है फाइन स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, फाइन स्ट्रक्चर। तो बोहर जो है वो इस फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब आप हैरान होंगे कि इस बात का बोहर के एटॉमिक मॉडल से क्या ताल्लुक हो सकता है। भाई बोहर ने तो रदरफोर्ड में 2 डिफेक्ट जो थे उनको दूर किया था। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के रिवॉल्व करता है, तो उसकी रिवॉल्वमेंट की वजह से क्लासिकल थ्योरी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसको बोहर ने प्लांस क्वांटम थ्योरी यूज करके हल कर दिया। बोहर ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस ऑर्बिट में जिस पाथ को फॉलो करता है न्यूक्लियस के इर्द घूमते हुए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को ऑर्बिट का नाम दिया, और ये भी बता दिया कि वो ऑर्बिट सर्कुलर है और ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस फिक्स है। ये बात बोहर ने बताई थी। तो ये फाइन स्ट्रक्चर की सारी चीजें क्या है, बेसिकली आप लोगों को ये कहानी जो है उस चैप्टर के एंड में जाकर समझ आएगी जब हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के वापस आने की, तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब हमने किसी एटम को हीट दी, उसके इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने एनर्जी पकड़कर वो अपने लोअर शेल को छोड़ करके चले गए अपर शेल से, ठीक है। और मैंने आपको बताया था क्लास में कि अपर शेल जो होता है ये इसकी एनर्जी हाई होती है, और केमिस्ट्री में जब हाई एनर्जी का तस्करा होगा इसका मतलब क्या होता है, अनस्टेबिलिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी हायर में चला तो गया, आपने उसको हीट किया, एनर्जी दी, वो हायर में चला गया, लेकिन वो कभी भी हायर में रहेगा नहीं, वो हायर से लोअर में कभी ना कभी वापस जरूर आएगा, और जब वो हायर से लोअर में वापस आएगा तो अकॉर्डिंग टू बहुत एनर्जी रिलीज करेगा। तो और वो जो उस रिलीज शुदा एनर्जी को जब हम स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो हमें इस तरह का लाइन स्पेक्ट्रम नजर आता है। तो उस लाइन स्पेक्ट्रम में से मैंने यहाँ पे 3 लाइन ड्रा की हुई है। तो ये जो हमें लाइन नजर आ रही है यहाँ पे बेसिकली, तो हम जब ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं तो हम हमारे दिल में किस चीज का जो है ना ख्याल आता है कि भाई ऑर्बिट्स चेंज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, पहले से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से डायरेक्ट पहले में वापस आया। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है वो लाइन सीरीज में फॉलो करती है। ऑर्बिट की बात हो रही है, ऑर्बिट। अब इस चैप्टर के एंड में टॉपिक है क्वांटम नंबर्स का, वहां पे ऑर्बिट को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वांटम नंबर हमारे पास अवेलेबल है, ये क्वांटम नंबर क्या होते हैं, डिटेल्स हम इस चीज को पढ़ेंगे, उससे पहले तो थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो फिर हमें क्वांटम नंबर की समझ आने वाली है। लेकिन वहां पे एक ऐसा क्वांटम नंबर है जो कि हमें किसी भी एटम के ऑर्बिट के बारे में बताता है, और वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये बेसिकली मैं आपको अगले टॉपिक की चंद बातें बता रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे लफ्ज हैं क्वांटम नंबर के जो कि आपके इस डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में यूज है, इसलिए बताना जरूरी था। तो अब देखें ये 4 क्वांटम नंबर है, ये आपका सिलेबस का हिस्सा है, इस चैप्टर के लास्ट में हमने पढ़ना है। इसमें से जो सबसे पहला क्वांटम नंबर है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें क्या बताता है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इससे हमें किसी भी एटम के ऑर्बिट का पता चलता है, हमें किसी भी एटम के शेल का पता चलता है। तो ये यहाँ पे हम किसी तरह से कर रहे थे ऑर्बिट्स का, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे तीसरे चौथे में गया, वहां से वापस आएगा, जब वापस आएगा तो लाइन स्पेक्ट्रम हासिल होता है, हम ऑर्बिट का तस्करा कर रहे थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है तो हम तो ये समझ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कहां पे पाया जाता है, बोहर के मुताबिक भाई ऑर्बिट में, आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप ऑर्बिट में जाओ, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। ये कैसे पता चला कि ऐसा नहीं है? इन कंपोनेंट लाइंस ने बताया, इन कंपोनेंट लाइंस ने बताया
कि भाई नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन अगर ढूंढना है, आपको अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आपको सिर्फ ऑर्बिट में नहीं जाना पड़ेगा, आपको सिर्फ शेल में नहीं, ऑर्बिट का दूसरा नाम शेल भी होता है, आपको सिर्फ शेल में नहीं जाना पड़ेगा, आपको शेल के अंदर सब शेल में जाना पड़ेगा, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा, ऑर्बिटल के अंदर आपको देखना पड़ेगा उसकी स्पिन क्या है। तो बेसिकली ये वो चीजें हैं जो हमें क्वांटम नंबर बताता है। हमें किसी एटम के शेल के बारे में जानना है, हम फौरन तौर पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बुक से खोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, हमें एटम के शेल के बारे में पता चल जाता है। हमें एटम के शेल नहीं, शेल के अंदर सब शेल को जानना है, ठीक है, वो ठीक है, मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में, मान लिया, अब वो तीसरे शेल के कौन से सब शेल में है ये हमें कौन बताएगा? एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हमें पता कैसे चला कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं? इन कंपोनेंट लाइन से होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहां से ब्लू लाइन स्टार्ट हुई है, ब्लू लाइन स्टार्ट हो हुई है, जा रही है, इधर से आप देखेंगे एक कंपोनेंट लाइन निकलेगी। इसका मतलब ये देखें, इस वक्त फर्ज कर लें मैं अपना मार्कर जो है वो एक शेल के ऊपर चला रहा हूं, ये मेरा मार्कर शेल के ऊपर चल रहा है, जैसे ही मेरा मार्कर इस ग्रीन पेंसिल ग्रीन लाइन के ऊपर चलेगा तो मैं कहूंगा कि मेरा मार्कर अब सब शेल के ऊपर चल रहा है। समझ आई बात की? ये जो लाइन है ये है शेल, और उस लाइन में से जो अगली लाइन निकलती है वो क्या है? सब शेल। लाइन को कौन एक्सप्लेन करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो उस लाइन में से अगली लाइन निकली है इसको कौन एक्सप्लेन करता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो ये दो वर्ड आपके इस टॉपिक में यूज हुए थे, तो वो मैंने सोचा आपको बता दूं कि दो वर्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसको आप रियल लाइफ में अगर आप समझेंगे, जैसे फर्ज करें आपको किसी शख्स से मिलना है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि वो शख्स जो है वो फैसलाबाद में कहाँ पे रहता है, आपको उसका टाउन, उसका इलाका पता करना पड़ेगा। फर्ज कर ले एक शख्स जो है वो जो है ईडन गार्डन में रहता है। अब आप चलेंगे ईडन गार्डन, आपको इसको साथ साथ कंपेयर करना है कि हम आपने इलेक्ट्रॉन से मिलना है, दूसरी तरफ रियल लाइफ में करना है कि आपको किसी शख्स से मिलना है, कुछ ठीक है, आपको किसी शख्स से मिलना है, वो रहता है ईडन गार्डन, आप चलेंगे ईडन गार्डन। आपको इलेक्ट्रॉन से मिलना है, आप चलेंगे शेल में, ठीक हो गया। अब देखिए आप ईडन गार्डन में पहुंच जाएंगे तो आप उस शख्स से नहीं मिल सकते, आपको उसके ब्लॉक, आप आगे से उस शख्स से पूछेंगे भाई अपना ब्लॉक बताओ क्या है। इन द सेम वे जब आप इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए शेल में गए हैं तो आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, आप इलेक्ट्रॉन से पूछेंगे भाई बताओ तुम्हारा सब शेल कौन सा है। जैसे आप उस बंदे से पूछने बताओ ईडन गार्डन में तुम्हारा ब्लॉक कौन सा है, वो बताएगा नहीं के ब्लॉक, बी ब्लॉक, फर्स्ट वो कहता है कि मेरा बी ब्लॉक है, आप बी ब्लॉक में चले गए। इसी तरह जब आप इलेक्ट्रॉन ने आपको बताया कि भाई मैं तीसरे शेल के दूसरे सब शेल में हूं, यानी पी सब शेल में हूं, पहला सब शेल होता है एस, दूसरा होता है पी, तीसरा होता है डी। इलेक्ट्रॉन ने बताया मैं तीसरे शेल के दूसरे सब शेल में हूं, यानी पी सब शेल में हूं, तो आप वहां पे चले गए। अब जब आप उस ब्लॉक में चले गए, आप उसे गली नंबर, उस शख्स से आप उसका होम नंबर पूछो, भाई आप मैं आपके ब्लॉक में खड़ा हूं, मुझे आप अपना हाउस नंबर बता दो, वो आपको अपना हाउस नंबर बताएगा, आपकी उसके साथ मुलाकात हो जाएगी। इन द सेम वे जब आप सब शेल में खड़े हो, सब शेल पी में खड़े हो, तो वहां पे आप इलेक्ट्रॉन से पूछोगे कि भाई मुझे अपना ऑर्बिटल बताओ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आपको ऑर्बिटल बताएगा, तो आप जो है ना इलेक्ट्रॉन को ढूंढ सकते हो। तो ये थोड़ी सी आई होप कि अब आपको इस चीज की समझ आ गई होगी क्वांटम, व्हाट डज क्वांटम नंबर मींस। ये दो वर्ड यूज हुए हैं, वो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इस फाइन स्ट्रक्चर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जानने के लिए आपको सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं चाहिए, आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर भी चाहिए, ठीक हो गया। ये था दूसरा डिफेक्ट। तीसरा डिफेक्ट क्या है? 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बड़ा आप सिंपल आसानी से समझ सकते हैं। बोहर ने जो आपको बताया था, बोहर ने, अगर आपको बोहर का मॉडल याद हो, उसका पहला पोस्टुलेट जरा मेरे साथ रिवाइज करें, वो क्या था? वो यही था कि बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर काटता है, जिस पाथ को फॉलो करता है वो पाथ सर्कल है। यानी बोहर ने आपको सर्कुलर ऑर्बिट्स का बताया था। अब सर्कल जो है वो आपने फिजिक्स या मैथ में पढ़ा होगा कि सर्कल, मैथमेटिक्स क्या बताता है सर्कल के बारे में, आप लोग मुझे बताएं कि क्या सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल होता है या 3 डायमेंशनल। तो आपको मैथमेटिक्स में से यही आंसर मिलेगा कि सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल होने का मतलब क्या है? देखिए ना, मैं यहाँ पे सर्कल ड्रा करता हूँ, ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया, क्या ये 3 डायमेंशनल इसको कह सकता हूँ? नहीं, ठीक है, ये तो सिंपल है सर्कल भाई, इसकी तो सिर्फ जो है वो 2 डायमेंशन है। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स बताने का मतलब यही था बोहर का कि एटम का जो मॉडल है वो फ्लैट है, ठीक है। ये हमने लिखा हुआ सर्कुलर ऑर्बिट्स का मतलब क्या है कि फ्लैट एटॉमिक मॉडल। तो बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो क्या था? फ्लैट। बट इन एक्चुअल आस्ता आस्ता रिसर्चर्स ने ये साबित किया कि एटम का मॉडल फ्लैट नहीं है, वो 3 डायमेंशनल है। इलेक्ट्रॉन जो है ना, जैसे फर्ज करें कि ये जो ब्लैक आप मेरा मार्कर है, ये है न्यूक्लियस, ये ब्लू है इलेक्ट्रॉन। अब ये इसके लिए चक्कर काटेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये ब्लू वाला मार्कर, इसके लिए क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। अब ये वाली जो मोशन है ना, ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है। लेकिन आप जरा गौर करें कि अब मैं आपको थोड़ी सी 3 डायमेंशनल मोशन समझाऊंगा कि 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर काटता है न्यूक्लियस के गिर्द। तो ये ब्लैक मार्कर क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन।
अब आप जरा देखिएगा, अब ये जो मोशन है ये क्या है, 3 डायमेंशनल। आई होप कि आपको इस चीज की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो रिसर्चर ने साबित किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 डायमेंशनल मूव नहीं करता, बल्कि वो 3 डायमेंशनली मूव करता है। समझ आ गई बात की? तो अच्छा, फिर इसी चीज को लेकर ना देखिए, बोर का मॉडल जो है, अगर आपको याद है, शाबाश बताएं मुझे, कब प्रेजेंट किया था उसने? एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो मैंने आपको बताया भी था। बोर का मॉडल किस ईयर में आया था? 1913 में, 1913 में। ठीक उसके 2 साल बाद इसी कांसेप्ट को, ये 3 डायमेंशनल मोशन को यूज करते हैं। समरफोल्ड एक साइंटिस्ट था, उसने 1915 में, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि उसने कब किस चीज को बताया। अच्छा, 1915 में उसने एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो हमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर नहीं है, वो एलिप्टिकल है। सर्कल क्या है? सर्कल एक शेप का नाम है, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको बताती है कि इस शेप को क्या कहते हैं? सर्कल। इसी तरह सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स जो है वो आपको बताएगी कि ये जो शेप होती है ना, ये वाली बेसली शेप जिसे हम कहते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो इसको कहते हैं एलिप्स। ये मतलब जैसे मैथ में बहुत सारी शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, इसी तरह एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ये पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स जो है सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स में आती है। तो समरफोल्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स हैं वो एलिप्टिकल हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, बेसली शक्ल के। तो वैसे भी आप अगर देखेंगे ना, तो ये जो बुक्स आजकल आ रही हैं, बहुत सारी केमिस्ट्री की बुक्स होती है, 9th 10th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उनकी जो टाइटल पेज के ऊपर फोटो लगी होती है ना, अगर आप कभी गौर करें तो वहां पे उन्होंने न्यूक्लियस के बीच जो ऑर्बिट्स बनाए होते हैं वो एलिप्टिकल होते हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स के टाइटल पेज में मैंने ये वाली जो डायग्राम है इसमें इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, वो देखें। अच्छा, अब जैसे मैथ आपको बताता है कि सर्कल जो है उसका जो सेंटर पॉइंट उसको क्या कहते हैं? सेंटर, ठीक है। अच्छा, तो मतलब सर्कल को स्टडी करना है तो सेंटर को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सेंटर को नहीं पढ़ेगा तो रेडियस नहीं पढ़ोगा। तो इसी तरह सर्कल की इंपॉर्टेंट यानी एक प्रॉपर्टी है कि आप उसका जो पॉइंट है, ठीक है, जहां से तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस एक जैसा है, उसको सेंटर कहते हैं। सेंटर की डेफिनेशन मैथमेटिक्स में मिल जाएगी। इसी तरह एलिप्स में जो अगर आपसे पूछा जाए कि एलिप्स का जो सेंटर है वो क्या है, उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है, फोकस। एक पॉइंट होता है एलिप्स में, उसको क्या कहते हैं? फोकस। तो यहां पे मैंने 3 ऑर्बिट्स बनाए हैं एलिप्टिकल, तीनों का फोकस प्लस फोकस, लफ्ज क्या होता है? फोकाई। तो बुक में वर्ड यूज हुआ है आपके इस टॉपिक में कि जो न्यूक्लियस है वो इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में कहां पर होगा? वहां पर होगा जहां पर इन तीनों ऑर्बिट्स का फोकस होगा। तो फोकाई, फोकस की जमा चूंकि 3 है तो जमा कर लेते हैं, फोकस प्लस फोकस, क्या आंसर है? फोकाई। तो न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स में वहां पे होगा जहां पे इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स का फोकाई है। इसके बाद लास्ट जो इफेक्ट है वो क्या है? स्टार इफेक्ट एंड ज़ीमैन इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स पेपर में ये आया है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टार इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट पढ़ा आप इसको चुके हैं। इसमें ये वाला कांसेप्ट यूज होना है, कंपोनेंट लाइंस वाला, एक लाइन सिंगल आ रही है, वो एक नहीं है, ये वो कंपोनेंट। आप जैसे इसको समझ सकते हैं, ये बाजू है ना, ये एक लाइन है, आप देख रहे हैं कि ये बाजू जो है मेरा वो आगे जाके कंपोनेंट लाइंस में डिवाइड हो गया, ठीक है। पीछे इधर आप देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, जब आप इधर आएंगे तो आपको 5 डिफरेंट लाइनें नजर आएंगी। इसी तरह किसी एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसका कंपोनेंट लाइन में डिवाइड हो जाना, ठीक है। एक लाइन का स्प्लिट अप हो जाना इनटू द सेवरल लाइंस, यानी फाइन स्ट्रक्चर का बनना। अगर वो फाइन स्ट्रक्चर बन रहा है किसी एटम का स्पेक्ट्रम जो है, आप उसे ले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब आप किसी एटम के स्पेक्ट्रम को ले जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता है? न्यू लाइंस आर क्रिएटेड। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं। अगर अच्छा गौर करें, ये चीज मैंने मुझे लिखी है कि अगर किसी एटम के स्पेक्ट्रम को आप ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो लाइन जो है वो टूट जाएगी कंपोनेंट लाइंस में, यानी लाइंस कंपोनेंट लाइन में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यानी इसको हम यहां पर ये भी लिख सकते थे कि न्यू लाइंस आर क्रिएटेड। गर्ज ये कि अगर आप किसी एटम के स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो फाइन स्ट्रक्चर बनना है, इसको कहेंगे हम स्टार इफेक्ट। और अगर आप उसी एटम के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो जाहिर है वहां पर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फाइन स्ट्रक्चर बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी फाइन स्ट्रक्चर बनेगा। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बन रहा है दैट इज नोन एज स्टार इफेक्ट, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में बन रहा है दैट इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट। तो ये थे बोहर के मॉडल के डिफेक्ट्स। होप सो कि आप लोगों को इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर। आज के लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।